नमस्कार। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। साबरमती जेल पहुंचा अतीक अहमद। नैनी जेल से फिर से साबरमती जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद। उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाई गई थी। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद, जिसे अभी 3 दिन पहले ही साबरमती जेल से इलाहाबाद ले जाया गया था, प्रयागराज ले जाया गया था, उसे फिर से वापस वहां सजा सुनाए जाने के बाद वापस उसे साबरमती जेल भी लाया गया और पहुंच चुका है साबरमती जेल। अतीक अहमद नैनी जेल से फिर से पहुंच चुका है और उमेश पाल अपहरण केस में दरअसल उसे सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस सजा को सुनाए जाने के बाद वापस उसे ले जाया गया और साबरमती जेल में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जबलपुर के कटंगी रोड स्थित झगरा गांव में एक पेड़ से पानी का फव्वारा निकलने लगा। इसे लोग मां भगवती का चमत्कार मान रहे हैं। गांव के बाहर सड़क किनारे कई साल पुराना एक पेड़ लगा हुआ है, जिसमें अचानक से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। इसे देख लोग इसका पानी भरने में जुट गए। सुबह से लेकर अभी तक हजारों लोग बोतल और अन्य बर्तनों में पानी भरकर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि राहगीर भी यहाँ रुककर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि इस पेड़ के पास हर नवरात्र में जवारों का विसर्जन किया जाता है और यही वजह है कि ये पेड़ चमत्कारी हो गया है और इससे अमृत रूपी जलधारा निकल रही है। यह आस्था है या अंधविश्वास, ये कहना संभव नहीं, लेकिन दूर दूर से लोग इस पानी को पीने के लिए, इसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति जो हैं उन्होंने बताया कि जवारे विसर्जन करने की यहीं पे किए जाते हैं और इसीलिए यहाँ जब सफाई की जा रही थी तभी ये पता चला कि पानी की धारा यहाँ से निकल रही है। जब पता किया कि कहाँ से ये धारा निकल रही तो पता चला कि इस पेड़ के भीतर से ये धारा निकल रही है। तो लोगों ने इसे माई का चमत्कार मानकर इसका पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब राहगीरों को पता चला तो राहगीर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने लगे और इस पानी को उन्होंने भी इकट्ठा करने के लिए उनमें भी होड़ मच गई। लोगों ने इस पानी को पिया। लोग कह रहे हैं कि पानी काफ़ी मीठा है, जैसे नर्मदा का जल होता है वैसे ही ये पानी भी काफ़ी मीठा है और लोगों ने इसे देवी के चमत्कार के रूप में माना है। करते रहे छोटे छोटे बच्चे, उनको कहा जवारे यहाँ ठंडे करना रहा है तो वो यहाँ साफ सफाई करते रहे। तो वो हम भी 3:15 बजे उठ के आए। वो बोल रहे भैया यहाँ पानी लेकर रहा। हमने कहा था, हमने कहा मशीन लगाई तो पड़ेगी यहाँ मनी के बोर से आप पानी भरते रहे। वो लोग बहुत पहले भी जवारे यहाँ ठंडे करते रहे। उनको देखा तो हम लोग वहाँ से पानी की फुहारा निकालते रहे। आज ग्राम झगरा में हमारे इधर चौगड्डे के बीच में वहाँ का झाड़ है, रोड से करीबन 15 फीट ऊपर। उस झाड़ से जल की फुहारा निकल रही है नर्मदा माई की। भगवान की कृपा है और सब लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग देख रहे हैं और पानी के जल भी ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी सब खड़े हैं यहाँ पर।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी राहु बन गए हैं। उनको सीएम ने अहंकारी बताया और पिछड़ी जातियों का अपमान करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के लिए राहुल गांधी नेहरू परिवार के नहीं होते तो आज कहाँ होते। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि राहुल समस्या बन गए हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। ये तो आप और कोशिश करिए मुद्दा भटकाने का। ये भाजपा की तरफ से विदेशों के भाषण को लेकर मुद्दा भटकाया जा रहा है। श्रीनगर की भाषण में उन्होंने कुछ महिलाओं का जिक्र किया तो उससे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दा भटकेगा नहीं और ओबीसी का अपमान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इवनिंग एजेंडा, माफ कीजिएगा, महाडिबेट में बात होगी इंदौर की बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में लगी आग की। राऊ थाना इलाके में बनी इस लग्जरी होटल में सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि वो होटल की सभी मंजिलों तक पहुंच गई। आग लगते ही होटल के कमरों में धुआं भर गया, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकर्स लगाए गए। आग लगने के बाद इलाके को खाली करा लिया गया। होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। साथ ही कई लोगों को सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया गया। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, जान का नुकसान हो सकता था। हादसे वक्त होटल में 40 लोग मौजूद थे। इनमें से 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर है। सबसे बड़ी बात ये प्रारंभिक जाँच में जो सामने आई वो ये कि होटल फायर से सेफ्टी सिस्टम नाम की कोई चीज़ थी। आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा। साथ ही जो फायर सिस्टम रखे गए थे, फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम चीज़ें, वो एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायरी डेट उसकी 2020 में ही ख़त्म हो चुकी। फॉरेंसिक टीम अब होटल पहुंची है, जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि होटल प्रबंधन पर पुलिस मुकदमा दर्ज करनी चाह रही है, लेकिन पहले ऐसे होटल्स के खिलाफ जाँच ही क्यों नहीं की गई? और अब जिम्मेदार सवालों से भागते फिर रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। आग लग रही, इनके पास मान लो हाइड्रेन और पानी चालू रहता तो अपने आप आग बुझा सकते थे। इनके पास साधन हाइड्रेन बंद था और हाइड्रेन चलाने के लाइट बंद हो गई थी, हाइड्रेन बंद हो गया। अगर मान लो इनके अंडररेटर अगर जनरेटर रखते हाइड्रेन के लिए तो अब काम कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। इनके होटल में चालू व्यवस्था नहीं थी। फायर सेफ्टी में यही है, पहले फर्स्ट एड फायर फाइटिंग व्यवस्था में हाइड्रेन लगा रखा और लाइट सिस्टम से ले रखा। जब होटल की लाइट बंद हो गई तो ऑटोमेटिक आपके हाइड्रेन बंद हो जाएगा। इसके लिए अलग से जनरेटर कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सर कुछ कार्रवाई इसकी कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे हम। आग लगी थी जो किचन में लगी थी। किचन से होते हुए वो 6:30 बजे 7 बजे तक वो आग पूरी फैल गई। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और बहुत ज्यादा ही बढ़ गई।
तो लोग जिसको पता चला वो बाहर आ गए एक दो, और उसने सबको अलर्ट किया कि आग लगी, बट होटल में किसी का अलार्म नहीं बजा कि आग लगी। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को पता चला, मेरे फ्रेंड को, गणेश सवारे को, तो उसने सारे को इन्फॉर्म किया, फोन लगाया कि आग लगी, और सब तब तक आग बहुत तेज हो चुकी थी। लोग एक दो आदमी बाहर की सीढ़ियों से आए और बाकी के लोग जो है वो लटक के चादर लगा के लटक कर वो बाहर आए। कुछ लोग एक यहाँ पर गिर भी गए थे। और होटल अग्निकांड पर न्यूज 18 के बड़े सवाल हैं। पहले के हादसे जो हुए हैं, इससे सबक प्रशासन आखिर लेने को तैयार क्यों नहीं होता? क्यों सबक नहीं लिया जाता? समय पर फायर फाइटर सिस्टम जो लगा होता है, इसका ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? जैसा अभी हम सुन रहे थे, वो कहा गया कि वहाँ पर सीधे जो डायरेक्ट बिजली कनेक्शन है उसी से लगा दिया गया, उसके लिए जबकि जनरेटर की अलग व्यवस्था होना चाहिए। फायर फाइटर्स जो हैं वही बता रहे थे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं था। यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम जो सिस्टम होता है, वो आग लगने पर अचानक से उसको खुद को अलर्ट हो जाना चाहिए और एक तो अलार्म बजना चाहिए ताकि लोग चौकन्ने हो जाएं, और उसके बाद जो पानी की बौछार जो शुरू हो जाती है वो होनी चाहिए। वो भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2020 में ही एक्सपायर हो गया था। आपको याद होगा अभी कि 2020 के बाद जबलपुर में होटल अस्पताल जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर जबलपुर में आग लगी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे। तो थोड़े दिन के लिए तो सक्रिय हुए और केवल अस्पतालों की जांच कर ली गई। होटल या दूसरी ऐसी जगह, इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी जांच की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वो जांच नहीं की गई। अगर वो जांच कर ली जाती और इसका ऑडिट हो जाता तो पता चल जाता, लेकिन सब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने के लिए तैयार रहते और यही यहाँ पर हुआ। अब कह रहे हैं कि भाई ये इस होटल ने यहाँ पर व्यवस्था पूरी करनी रखी थी तो अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की जान चली जाती तो क्या आप कार्रवाई करके क्या अपना मुंह छुपा सकते थे? सवाल ये है कि फायर फाइटर सिस्टम जो होता है उसका ऑडिट क्यों नहीं किया गया? हर विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड से आपने सबक क्या लिया? 3 साल तक जिम्मेदार विभाग ने चेकिंग क्यों नहीं की? क्योंकि ये 2020 में ही सब मामला खत्म हो चुका था, यहाँ पर एक्सपायर हो चुके थे सारे फायर सिस्टम। सरकार की सख्ती के बावजूद लापरवाही कैसे हो जाती है? सरकार क्या करती है? जो विभाग जिम्मेदार हैं वो क्या कुर्सियां तोड़ने के लिए बैठे हुए, एसी कमरों में बैठे रहते हैं? उनको काम ये करना चाहिए कि अगर पूरी लिस्ट होती है सरकार के पास, तो कितने होटल हैं, कहाँ हैं, क्या व्यवस्था है वहाँ की, और कितनी मंजिला इमारत है, क्या व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, इसकी जाकर इनको खुद को चेकिंग करना पड़ेगा। लेकिन चेकिंग करते नहीं हैं और दफ्तरों में कुर्सियाँ तोड़ते रहते हैं। फिर नतीजा ये होता है कि इस प्रकार के अग्निकांड सामने आते हैं और ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। तो सवाल यह है कि प्रशासन सबक लेता क्यों नहीं? और इसके लिए जो जिम्मेदार विभाग है जिसको ये चेकिंग करनी थी, उसके लोग भी तो दोषी हैं। ये होटल प्रबंधन तो दोषी है ही कि इसने फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करके नहीं रखा था, लेकिन वो लोग भी दोषी हैं जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इस होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम या किसी भी होटल का फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसको समय समय पर चेक करना, उसने रिन्यू करवाया नहीं करवाया। ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, तो वो ऐसे लोगों पर भी गाज गिरनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी वो भी कार्रवाई की जद में आना चाहिए। और बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रायपुर में जो ऑटो एक्सपो लगा हुआ है और उसमें जो छूट मिल रही है, इस पर रोक लगा दी है। कोरबा और अंबिकापुर की ऑटोमोबाइल संचालकों ने दरअसल याचिका लगा दी थी। रायपुर में जो ऑटो एक्सपो लगाया गया है, इस पर लाइफ टाइम टैक्स पर 50% की छूट दी जा रही थी और अब 31 मार्च को पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए रोक इस पर लगा दी गई। ऐसे ही मामला दरअसल क्या होता है कि ये आपको याद होगा, ग्वालियर में भी ऐसा ही मेला लगता है। ग्वालियर मेला पूरे हिंदुस्तान में विख्यात। यहाँ पर जो गाड़ियाँ ली जाती हैं उस पर ख़ास छूट मिलती है और बीच में उस पर बड़ा संशय भी हो गया था, लगेगा नहीं लगेगा, हर बार की ये परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ये ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया। रायपुर में ऑटो एक्सपो लगाया गया है और इसमें स्पेशल छूट दी जा रही है। तो हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई
ऑटो एक्सपो में जो छूट मिल रही है, लाइफ टाइम में 50% की छूट मिल रही, तो ऑटोमोबाइल संचालक जो हैं उन्होंने कोरबा और अंबिकापुर के संचालकों ने कोर्ट में याचिका लगा दी थी। तो फिलहाल तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई है, फौरी रोक, और उसके बाद 31 तारीख इसकी सुनवाई की तारीख अगली तय की गई। बता दें कि यहां पर लाइफ टाइम टैक्स जो है इस पर 50% की छूट दी जा रही थी ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके, बड़ी संख्या में लोग इस ऑटो एक्सपो में शिरकत करें। ये एक ऑफर था और इस ऑफर पर ही इसी के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, ये ऑटो एक्सपो लगाया गया और हालांकि ये पहला शायद ऐसा ऑटो एक्सपो नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्वालियर में भी जो मेला लगता है उसमें भी वाहनों पर खास छूट देने का प्रावधान रहता है, तो रायपुर में भी इसी प्रकार का लगाया गया। क्या आपत्ति थी और कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? जी देखिए, इसमें जो 50% छूट को लेकर के जो लगाई गई थी ऑटो एक्सपो, उस पर लेकर के जो कोरबा और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल के जो संचालक है उन लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी और इस मामले में सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी गई है और 31 मार्च को अगली सुनवाई है। क्योंकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कहें या फिर किसी अन्य तरह की जो तकनीकी जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के जो हाई कोर्ट की शरण ली गई थी और अब पूरे मामले में 31 मार्च को सुनवाई होगी। उसके बाद ही इसके जो फैसले हैं वो आ सकेंगे और हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को ऑटो एक्सपो के जो 50% के जो छूट के मामले है उसको लेकर के जो है आदेश जारी किया है। जी, और ये जिन्होंने अभी तक वाहन ले लिए और जिन्होंने छूट का फायदा उठा लिया उनको क्या उनका? जी देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालय में किस तरह की जो दलीलें हैं, जो एक्सपो के जो संचालक है ऑटो एक्सपो के, वो किस तरह के दलील देते हैं और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो वाहनों की खरीदी हुई है उस पर किस तरह के जो ग्राहक हैं उन्हें रिबेट मिलेगी और क्या उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन रखे गए थे, किस तरह के तमाम जो तकनीकी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राइजिंग इंडिया आपको लिए चल रहा है।